दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है बरसात की वह रात। रात गहराती जा रही थी, मेरा मन घबरा रहा था। भैया भाभी आज सुबह मुँह अंधेरे ही उज्जैन के लिए निकल गए थे। बुआ ने उज्जैन से फ़ोन किया था। आज श्रावणी सोमवार है। आज के दिन महाकालेश्वर के दर्शन का बड़ा महत्व है। हो सके तो आ जाओ। दर्शन तो एक बहाना था। बुआ जी की नज़र में मेरे लिए कोई लड़का था। उसी सिलसिले में भैया ने अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया था। बोलकर तो यही गए थे कि शाम तक ज़रूर आ जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं। आसमान में सावन की कजरारी घटाएं उमड़ घुमड़ रही थीं। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। लग रहा था जमकर बारिश होगी। मैं बेसब्री से भैया के आने की राह देख रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। भैया का ही फ़ोन था। कहने लगे, रानी, आज श्रावणी सोमवार के कारण महाकाल मंदिर में बड़ी भीड़ थी। कई घंटे लाइन में लगे रहने के बाद नंबर आया। आज बुआ यहीं उनके घर पर रुकने के लिए ज़ोर दे रही हैं। हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। आज बिंदिया को तुम वहीं रोक लेना। एक रात की ही तो बात है। ठीक है भैया, जल्दी आना। इससे अधिक क्या कहती। माँ बाबूजी के देहांत के बाद भैया ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखा। मेरे ही कारण उन्हें अपनी शादी भी जल्दी करनी पड़ी थी, ताकि घर के कामकाज में लगे रहने के कारण मेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो। भाभी भी मेरी सहेली जैसी ही थी। जिंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। इधर कुछ दिनों से भैया को मेरी शादी की चिंता खाए जा रही थी। कहते, समय रहते तेरे हाथ पीले कर दूँ तो मुझे चैन मिले, नहीं तो लोग कहेंगे कि जवान बहन घर में बैठी है और इन्हें कोई चिंता ही नहीं। आज माँ बाबूजी होते तो बस यहाँ आकर भैया भावुक हो जाते। मैं लाख कहती, भैया मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, पर मेरी सुनता ही कौन। झट कह देते, रहने दे। सभी लड़कियाँ शुरू में ऐसा ही कहती हैं, फिर शादी करके खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा हो जाती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि भैया पर बोझ बनूं, इसलिए पढ़ाई पूरी करते ही मैंने अपने लिए नौकरी की खोज भी शुरू कर दी थी। इंटरव्यू कॉल भी आने लगे थे। मैं ऐसी सोच में डूबी हुई थी कि तेज़ी से बौछारें पड़ने लगी। तभी घंटी बजी। इतनी बारिश में कौन हो सकता है, सोचती हुई मैं उठी और सेफ्टी चेन लगाकर दरवाजे की धड़ार से जागा। बाहर अटैची लिए एक युवक खड़ा था। उम्र यही कोई 28-29 साल। मुझे देखकर उसने नमस्कार करते हुए कहा, मालिनी दीदी हैं? भाभी तो आज भैया के साथ उज्जैन गई हैं। मैंने दरवाजे के पीछे से ही कह दिया। उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। फिर मेरे सवालिया नज़रों को देख उसने सकपकाते हुए कहा, मैं रोहन हूँ। मालिनी दीदी मेरी मौसेरी बहन है। दीदी की शादी में मैं अपनी परीक्षा के कारण नहीं आ पाया था, इसलिए मुझे आपने नहीं पहचाना होगा। वह बाहर बारिश में तेज़ बौछारों से भीगा कांप रहा था। बड़े संकोच से उसने पूछा, मालिनी दीदी नहीं है तो क्या आप मुझे अंदर आने नहीं देंगी? मैंने दरवाज़ा खोलकर किनारे खिसकते हुआ कहा, क्यों नहीं, आइए। अंदर आकर भी वह दरवाजे पर ही ठिठक गया, क्योंकि उसके तरबतर कपड़ों से लगातार पानी से सारा फर्श गीला हो गया था। उसने बड़ी ही कैफियत देते हुए कहा, मैं एक मीटिंग में इंदौर आया था। मालिनी दीदी से बहुत सालों से मिलना नहीं हुआ था, सोचा आज मिलता चलूं। उसकी घबराहट देखकर मुझे शरारत सूझी। मैंने पूछा, अगर आपको मालूम हो जाता कि भाभी आज यहाँ नहीं है तो क्या आप नहीं आते? अब तक वह भी कुछ सहज होने लगा था। उसने भी शरारत से ही जवाब दिया, हाँ वैसे तो नहीं आता, पर हाँ अगर यह मालूम हो जाता कि दीदी की एक सुंदर सी नटखट सी ननद भी है तो ज़रूर आता। सुनकर अच्छा लगा, पर अपने मनोभाव छुपाते हुए मैं मुड़ गई और अंदर भैया की अलमारी से तौलिया और कुर्ता पजामा लाकर उसे थमाते हुए बोली, प्लीज़ बाथरूम में जाकर चेंज कर लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मैंने रसोई में जाकर उसके लिए अदरक की चाय बनाई। साथ ही बिंदिया को मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया। तब तक वह कपड़े बदल कर आ गया। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। चुप्पी तोड़ते हुए इस बार भी उसी ने बात आगे बढ़ाई, आपने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। रानी, मैंने कहा, पर मन ही मन में सोच रही थी कि मेरी शादी के लिए लड़के तलाशते हुए भाभी को कभी रोहन का ख्याल क्यों नहीं आया। आने दो कल भाभी को। मैं खुद ही लाज शर्म छोड़कर भाभी को कह दूंगी कि मुझे तो आपका भाई रोहन पसंद आ गया है। रोहन भी शायद इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेगा। मन ही मन यह निर्णय लेते हुए मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं रोहन की वाग्दत्ता हो गई हूँ। मन के किसी कोने में शहनाइयाँ सी बजने लगी। तभी बिंदिया ने आकर कहा, दीदी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, आ जाइए। इसके बाद दिन भर की थकी हुई बिंदिया कमरे के बाहर गलियारे में बिस्तर बिछाकर सो गई।
दूर कहीं एक कड़क के साथ बिजली गिरी और अचानक लाइट चली गई। मैं जल्दी से मोमबत्ती जलाकर टेबल पर लगाई और चुटकीले हुए बोली, आइए जनाब, कैंडल लाइट डिनर पर आपका स्वागत है। रोहन भी लगता है पीछे नहीं रहना चाहता था। जब चांद सा रोशन चेहरा सामने हो तो कैंडल लाइट की भी क्या ज़रूरत है, बुझा दो इन्हें भी। खुशी की बज़ में क्या है जलाने वालों का। रोहन के मुंह से अपने लिए यह सुनना कितना अच्छा लग रहा था। इस क्षणिक मुलाकात में ही रोहन अपने विनोदी स्वभाव के कारण कितना अपना सा लगने लगा था। और फिर इस सावन की रात में माहौल भी कितना रूमानी हो गया था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में रोहन की प्लेट में आग्रहपूर्वक खाना परसते हुए मेरे हाथ उसके हाथों से टकराते रहे। हो सकता है जानबूझकर भी हम दोनों ओर से ऐसा हो रहा हो। डिनर के बाद हम दोनों सोफे पर बैठकर गप्पे लड़ाते लगे, यहाँ वहाँ की, न जाने कहाँ कहाँ की बातें। रोहन की विनोदी स्वभाव मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट करता रहा। मुझे याद नहीं मैं कभी इतना खुलकर हंसी हूँ। बातों में मशगूल न जाने कब रोहन की बाहें सोफ़ा के पीछे से हौले हौले मेरे कंधों को स्पर्श करने लगी। मालूम ही नहीं पड़ा। और झूठ क्या बोलूँ, मुझे भी यह अच्छा ही लग रहा था। इस श्रावणी रात में मानो मैं स्वयंवरा बन गई थी। बस कल भैया भाभी के आते ही इस संबंध पर रिश्ते की मोहर लगवाने में देर नहीं करूँगी। रोहन की आंखों में जो नशा उतर रहा था, उसे लग रहा था कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। इधर मेरी ओर से कोई प्रतिकार न होता देख रोहन और करीब आता जा रहा था। पर तभी एक झटके से मानो मैं नींद से जागी। मेरे संस्कारों में शादी से पहले इस तरह के संबंध बनाना गवारा नहीं था। मैंने उसे और आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, नहीं रोहन, अभी नहीं। कल भैया भाभी आ जाए, पहले वे इस रिश्ते को ओके कर दे, फिर बारात लेकर आने में देर न करना, समझे। मैंने उसके कान खींचते हुए कहा। रोहन को जैसे कोई करंट लगा हो। बगैर कुछ कहे वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर बालकनी में चला गया। मैंने बिंदिया को गहरी नींद से जगाया और अपने कमरे में सुला दिया। रोहन बाद में वही ड्राइंग रूम में सोफ़े पर आकर सो गया। पर मेरी नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे मन ही मन रोहन को लेकर सपने बुन रही थी। लग रहा था मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। कुछ ही घंटों में रोहन मुझे कितना अपना सा लगने लगा था। भैया भाभी की ओर से इस रिश्ते को नकारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कल्पनाओं में मैं रोहन की परिणीता बनी इतराती रही। सुबह सुबह थोड़ी झपकी लगी होगी कि मैं अचकचाकर उठी। बारिश थम चुकी थी। बिंदिया किचन में रात के बर्तन समेट रही थी। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। रोहन कहीं नज़र नहीं आया। मुझे लगा बाथरूम में होगा। बाथरूम में भैया का कुर्ता पैजामा टंगा था जो रोहन के रात को पहना था। इधर उसकी अटैची भी नहीं दिखाई दी। मैंने बिंदिया को पुकारा, बिंदिया, तुम्हारे मेहमान कहाँ गए? ज़रा चाय तो बना दो उनके लिए। दीदी वो तो मुँह अंधेरे ही उठकर चल दिए। मुझे कहा कि मेरी सुबह की ट्रेन है इसलिए चलता हूँ। आपको उठाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि रहने दो, मैं फिर आऊँगा। मैं मन ही मन मुस्कुराई कि रोहन, मुझे मालूम है कि तुम बार बार वापस आओगे, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि रोहन मुझसे मिले बगैर कैसे चला गया। तभी सोफ़े के कुशन के नीचे दबे कागज़ पर मेरी निगाह पड़ी। एक ही सांस में मैं पड़ गई। लिखा था, गुस्ताखी करने जा रहा था, अच्छा हो तुमने बहकते कदम को रोक दिया, थैंक यू। बगैर मिले जा रहा हूँ, माफ़ करना। तभी दरवाजे पर भैया भाभी के आने की आहट हुई। वादे के मुताबिक वे पहली बस से ही दौड़े चले आए थे। बहुत खुश नज़र आ रहे थे। आते ही भाभी ने उत्साह में भरकर कहा, रानी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने उन्हें लंच पर बुला लिया है, सब साथ ही मिलकर खाना खाएंगे। फिर भाभी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर किचन में घुस गई और बिंदिया को बताने लगी कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। मेरी बात सुनने की भाभी को फुर्सत ही नहीं थी। मैं अपनी बालकनी बात कहने के लिए उनके पीछे पीछे घूमने लगी, पर भैया के सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब भाभी कपड़े बदलने अपने कमरे में गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूँ। बड़े संकोच से मैंने कहना शुरू किया, भाभी कल आपकी मौसी का लड़का यहाँ आया था। क्या नाम था उसका? मैंने बनते हुए पूछा। कौन, रोहन? कैसे आना हुआ उसका? अकेले ही आया था या उसकी बीवी भी साथ थी? भाभी ने साड़ी को तय करते हुए पूछा। रोहन की बीवी? सुनते ही मैं मानो आसमान से ज़मीन पर आ गिरी। भाभी मेरी और पीठ की अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी। उन्हें मेरी इस हालत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, पर मैंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया और कहा, आया तो अकेला ही था।
बिंदिया ने बढ़िया खाना बनाकर खिला दिया था। रात को वहीं सोफे पर सो गया और सुबह न जाने कब चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा। जाते समय मिलकर भी नहीं गया। मैं बड़ी सफाई से सारी बातें छुपा गई। अब कहने को क्या बचा था? कोई बात नहीं, उससे तो मैं बाद में निपट लूँगी। चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा, आज मेरी यह गुलाबी साड़ी पहन लेना, तुझ पर बहुत खिलती है। कहते हुए भाभी ने पलंग पर साड़ी रख दी और कमरे से निकल गई। मेरे सर पर हज़ारों हथौड़े बरस रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था, रोहन ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई कि वह शादीशुदा है। हाँ, पर मैंने भी तो उससे यह कब पूछा था, या उसे यह सब बताने का मौका ही कहाँ दिया। यह भावनाओं का ज्वार था, या मौसम का खुमार, या अचानक मिले एकांत का लाभ उठा लेने का लोभ, या फिर मेरे अंतर्मन में छुपी यह भावना कि जल्दी से जल्दी मेरी कहीं शादी तय हो जाए ताकि भैया मेरी चिंता से मुक्त हो जाएं। क्या यही सोचकर मैं इस श्रावणी रात में स्वयंवरा बनने को आकुल हो गई थी? पर रोहन स्वयं शादीशुदा होते हुए भी मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहा था क्या? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैंने एक अजनबी पर इतना विश्वास किया कि उसे जीवन साथी बनाने के सपने देखने लगी। पर फिर भी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा था। मैंने खुद को एक फिसलन भरे रास्ते पर फिसलने से रोक लिया था। इस अनुभूति से मुझे जो राहत मिली उसे मैं बयान नहीं कर सकती। साथ ही रात की उस घटना ने मुझे यह सबक दिया कि कभी भी कहीं भी कोई भी किसी भी रूप में हमारा फ़ायदा उठा सकता है। उसका प्रतिकार करने का हम में साहस होना चाहिए। मैं न जाने कितनी देर तक इसी अंतर्द्वंद से जूझती रही। तभी भाभी ने आकर कमरे में झांका। अरे रानी, तू तो अभी तक वैसी की वैसी बैठी है, कब तैयार होगी? जल्दी करो, मेहमान आने ही वाले हैं। और देख लो, वो तो आ भी गए हैं। ड्राइंग रूम से मेहमानों के आने की हलचल की आवाज़ें आ रही थी। मैंने गुलाबी सिल्क की साड़ी पलंग से उठाते हुए कहा, बस भाभी, मैं जल्दी से तैयार होकर अभी आई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।